Starting with question 271, which of the following magistrate have the power to prohibit repetition or continuance of a public nuisance? कौन से मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रोक सकते हैं रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डिवीजन मैजिस्ट्रेट, देन द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन हिज बिहाफ। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ये ऐसी पावर टू प्रोहिबिट रेपिटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस नहीं है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड ऑन दिस बिहाफ। In which of the following cases it was held that provisions of Chapter 8 of CRPC being in public interest are not violative of Article 19 of the Constitution? कौन से केस में ऐसा होल्ड किया गया था कि चैप्टर 8 ऑफ द CRPC's being in public interest is not violative of Article 19 of the Constitution? So that was Madhu Limai versus Sub-Divisional Magistrate of Monghir. इस केस में ऐसा होल्ड किया गया था मधु लिमाय वर्सेस SDM में कि चैप्टर 8 ऑफ CRPC being in public interest is not violative of Article 19. A magistrate has power to deal with the urgent cases of apprehended danger or nuisance under. A magistrate has the power to deal with urgent case of apprehended danger or nuisance under 144 of CRPC. 144 ऑफ CRPC में जो सिचुएशन है वो उसमें लॉकडाउन वगैरह से रिलेटेड भी लॉज 144 से ही रिलेटेड हैं। आचार्य संहिता वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी 144 में ही डील किए जाते हैं, जहाँ पब्लिक असेंबली होल्ड करना वगैरह वगैरह, पब्लिक न्यूसेंस, ये सब चीज़ों से डील किया जाता है 144 में। Order under 144 of CRPC is amenable to writ jurisdiction on violation of any fundamental rights. This was upheld in Order under 144 CRPC 1973 is amenable to writ jurisdiction on violation of any fundamental rights. ये कौन से केस में होल्ड किया गया था? So this was Ghulam Abbas vs State of UP 1981. Ghulam Abbas vs State of UP 1981 में it was held that Section 144 of CRPC 1973 is amenable to writ jurisdiction on violation of any fundamental rights. Any public notices issued or any order made which prohibits carrying arms in procession or mass drill or mass training with arms shall remain in force for not more than. तो कोई भी पब्लिक नोटिस इशू हुआ है या कोई ऑर्डर बनाया गया जो कि प्रोहिबिट करता है कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन, यानी कि जहाँ जमावड़ा होता है और कोई जो प्रोसेशन से मतलब है जैसे कि रैलियाँ निकालना, कैरिंग आर्म्स रैलियाँ में, और मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स में शैल रिमेन इन फोर्स, कब तक ये रिमेन कर सकता है? 3 months तक रिमेन कर सकता है any public notice issued in order which prohibits carrying arms in procession or mass drills. Group of militants of certain communal organization, किसी communal organization के कुछ militants हैं, कुछ सेवक संघ या कुछ इस टाइप के लोग जो कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स विथ आर्म्स, जो ट्रेनिंग करते हैं मेंबर्स विथ आर्म्स इन पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पे प्रैक्टिस करते हैं जो कि थ्रेट करता है पब्लिक पीस और सेफ्टी को। विथ रिगार्ड्स टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले कि अ पुलिस ऑफिसर में पास एन ऑर्डर ऑफ पब्लिक न्यूसेंस फॉर प्रोहिबिटिंग and training with arms in a local limits of the jurisdiction. Yes, a police officer can. Then a judicial magistrate having the jurisdiction. A judicial magistrate having a jurisdiction over the area is authorized to pass an prohibitive order under the provision. तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इस सिचुएशन में कोई पावर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास में इफ़ नेसेसरी प्रोहिबिट सच एक्टिविटी
for preservation of public peace and safety or by public notices or order. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाला आंसर सही है. पुलिस ऑफिसर के पास भी कोई रेगुलर इससे रिलेटेड पावर नहीं है. Object of the proceeding under section 145 of CRPC is to ward off danger of breach of peace. Object of 145 CRPC is to object ward of danger, मतलब डेंजर को कम करना, उसको हटाना, ऑफ ब्रीच एंड पीस विच इज़ नॉट डिटरमाइंड टू द टाइटल. इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच केस, ये कौन से केस में ऑब्जर्व किया गया था? सो दिस वॉज ऑब्जर्व्ड इन नंदिनी राम वर्सेस चंडी राम. नंदी राम वर्सेस चंडी राम के केस में 145 CRPC से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए थे. Under section 145 of CRPC, in connection with the dispute of immovable property, executive magistrate, prior to passing his orders as regarded as possession over such property, which one of the following period he takes into consideration. इसमें से कितने periods को consideration में लेंगे executive magistrate prior to making an order relating to an offense, relating to a case of dispute over immovable property. कब तक ये पीरियड कंसिडरेशन में लिया जाएगा? सो दैट इज 2 months. Which of the following cases 144 Code of Criminal Procedure has been held constitutionally valid by the Supreme Court? Supreme Court में कौन से, which of the following case is 144 के has been held constitutionally valid by Supreme Court? So that was Madhu Limai versus SDM Monge. Power of to issue an order in urgent case of nuisance or apprehended danger in 144 of CRPC cannot be exercised by, इसमें से कौन एक्सरसाइज नहीं कर सकता? तो दैट इज़ ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज नहीं कर सकता. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी न्यूसेंस से एप्रीहेंडेड डेंजर के केस में सेक्शन 144 की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं. सेक्शन 145 ऑफ CRPC, in dispute as to immovable property, executive magistrate can decide a question of. executive magistrate अगर किसी immovable property का dispute हो तो executive magistrate उसमें actual possession का जो question है executive magistrate भी decide कर सकते हैं. Which one of the following is not correctly matched? तो conditional order of removal of nuisance, तो 133 is correctly matched. Procedure where existence of public right is denied, तो procedure where existence of public right is denied, that is 137, that is correct. Dispute concerning the right of use of land or water, dispute concerning the state use of land and water, so that is 147, that is also correct. Power to issue urgent cases of nuisance or apprehended danger, that is not 145, that is 144. और 145 जो है उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रॉपर्टी मैटर्स को डिसाइड कर सकते हैं. 145 of criminal procedure code is wider and more general section than section 145 of criminal procedure code. Section 144 of criminal procedure code is discretionary, whereas section 144 of criminal procedure code is mandatory. तो is wider, yes, and more general section than 145, yes, this is true. Then section 2 is discretionary, whereas is mandatory, तो both are correct. 144 discretionary है, 144 mandatory है. Any dispute relating to possession of immovable property, कोई भी dispute relating to possession of immovable property is decided by executive magistrate. executive magistrate के पास power है to decide any dispute relating to possession of immovable property. Any dispute relating to possession of immovable property under criminal procedure code is decided by executive magistrate. executive magistrate के पास power है any dispute relating to possession of immovable property under the code of criminal procedure code and is decided by executive magistrate. possession of immovable property का
से रिलेटेड क्रिमिनल प्रोसीजर में पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी डील करने की. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 286. Which of the following sections of the which of the what is the object of section 145 of the criminal procedure code? सेक्शन 145 का ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ पीस. सेक्शन 145 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस. अ रिविजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर. एक रिविजन फाइल हो सकता है ऑर्डर के खिलाफ बाय पास्ड बाय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अंडर 145(6) ऑफ द CRPC. रिविजन फाइल हो सकता है अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 145(6) ऑफ द CRPC. तो ये रिविजनल ऑर्डर किसके कोर्ट में पास हो सकता है? दैट इज इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर 145 ऑफ द कोड? अ मैजिस्ट्रेट मे मेक एन ऑर्डर फॉर proper custody of sale of crop or other produce which is subject of the speedy or natural decay in property in dispute or without attaching it. Affidavit not sworn in. तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट था कि वो ऑर्डर किसी सेल ऑफ क्रॉप या उस सब चीज़ों से रिलेटेड स्पीडी डीके जहाँ पे है तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट में मेक एन ऑर्डर फॉर प्रॉपर कस्टडी ऑफ सेल ऑफ क्रॉप. एफिडेविट नॉट स्वॉर्न इन. एफिडेविट अगर स्वॉर्न इन नहीं होता है उस पर स्वॉर्न इन का मतलब जैसे उस पर ओथ नहीं ली जाती है. और अफर्म्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इज आर इनएडमिसिबल इन एविडेंस. तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. दे आर नॉट लाइक डेफिनेटली इनएडमिसिबल. उस पर बात हो भी सकती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल एट द टाइम. सो बी इज़ नॉट करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग is not necessary at the time of passing of a final order? Apprehension of breach of peace should be continue or exist. So it is not necessary at time of passing of the final order. Apprehension of breach of peace should not continue or exist. A magistrate must drop the proceeding immediately after filing of a civil suit. Magistrate जो है वो he must drop the proceedings immediately after filing of a civil suit by a party aggrieved of preliminary order. Which of the following is not correctly matched? Police to prevent cognizable offences. Police to prevent cognizable offences under 149. That is correct. Power to arrest, prevent of the commission of cognizable offence. Power to arrest the prevent the commission of cognizable offence under 151. That is also correct. Power to certain armed police forces dispute to dispense the assembly under 131. That is also correct. Power to certain armed forces officer to dispense the assembly. Power to prevent cognizable offences, that is 149. That is correct. Power to arrest the prevention of a commission of cognizable offence, that is 151. That is also correct. Power to certain armed forces officers to dispense the assembly, that is also correct. Arrest by magistrate under 45, that is not correct. Arrest नहीं कर सकते 45 under magistrate. Arrest is made under 44. I believe this is the end of this PDF. Thank you.